रात करीब 10 बजे की थी। सुनसान सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंच पर बैठे राजन और विजय हाथ में कुल्हड़ थामे थे। चारों तरफ अंधेरा पसार था। बस जुगनुओं की हल्की नीली रोशनी और दूर से आती गाड़ियों की खींची हुई आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। उनकी धीमी बातें एक शापित महल यानी कर्सिड पैलेस के किस्सों पर अटकी थीं। अरे पता है उस पुरानी हवेली के बारे में, वही जो झील के किनारे खामोश खड़ी है। बरसों से कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। अरे सुना है मैंने, और एक बार दिन में खुद भी गया था वहां। लेकिन सब कहते हैं रात को उस जगह से अजीब सी रोशनी निकलती है, जैसे कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, मगर पास जाने पर वहां इंसान का नामो निशान तक नहीं मिलता। हाँ वही तो। मेरे ताऊजी हमेशा बताते हैं, एक रात ठीक 12 बजे वो उस महल के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें किसी औरत की इतनी डरावनी चीख सुनाई दी कि पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। कहते हैं उसी वक्त उनकी बाइक भी खुद रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से बढ़कर चाबी खींच ली हो। क्या सच में कह रहा है तू? मजाक तो नहीं कर रहा ना? तुम क्या सच में ऐसा हुआ था वहां? अरे यार, जरा सोच तो सही, जो भी रात को उस हवेली में गया है वो लौटा तो सही, पर उसके चेहरे का डर हफ्तों तक नहीं गया। और कुछ लोग आज तक उस रात के बारे में कुछ भी कहने से बचते हैं। मेरे पिताजी ने एक बार कहा था कि वो महल पहले राजा जयराज का किला था। कहते हैं एक रात वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लोग मानते हैं कि कभी-कभी वो आत्मा किसी इंसान को काबू में लेकर उसे खींचते हुए झील में डुबो देती है। राजन और विजय गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए उस रहस्यमय वीरान महल की कहानियों में गहरे डूबे हुए थे। रात का सन्नाटा हर शब्द को और भारी बना रहा था। तभी अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज गूंजी, हांफते हुई, जैसे कोई दम भरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बाबूजी, बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, अरे करण, इस वक्त यहाँ कैसे आ गया तू? चेहरे पर पसीना, सांसें इतनी तेज, लग रहा है जैसे तू किसी खौफनाक चीज से भागता हुआ आया हो। सब ठीक तो है ना? बाबूजी, अभी अभी धर्मपुर से खबर आई है। मामा जी ने बताया कि नाना जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा है हालातों काफी नाजुक हैं, हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। क्या कह रहा है तू? ये सब अभी हुआ? लेकिन धर्मपुर तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और घड़ी देख, रात के 10:30 बज रहे हैं। इस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर जाना क्या सही होगा? तू जानता है इस रास्ते पर रात होते ही अजीब अजीब हादसे होते रहते हैं। बाबूजी, हमें अभी ऑटो से ही निकलना होगा। उसमें पेट्रोल पूरा है और ऑटो भी बिल्कुल सही है। लेकिन बाबूजी, वो नाना जी हैं मेरे। आपको याद है ना, जब आप बाहर रहते थे तो उन्हीं ने मेरी परवरिश का पूरा सहारा दिया था। मैं उन्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? बाबूजी, उनकी तबीयत कभी भी और बिगड़ सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, ये मैं जानता हूँ कि वो तुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सच कहूँ, ये रास्ता रात के समय बहुत सुनसान और डरावना हो जाता है। ऊपर से जंगल के किनारे से गुजरना पड़ता है। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास के गांव के 2 लोग इसी रास्ते से गुजरे थे और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनकी लाशें तक नहीं मिली, मानो अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। बाबूजी, नाना जी की हालत डरने से नहीं संभलेगी। कौन जाने सुबह तक क्या हो जाए। अगर हमने देर कर दी और कुछ बुरा खट गया तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबूजी, इस वक्त नाना जी हमें पुकार रहे हैं। उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। विजय भी अब धीरे धीरे बातचीत का हिस्सा बनने लगा। राजन, करण की बात मुझे भी ठीक लग रही है। अगर तेरे ससुर जी की हालत सच में इतनी खराब है
तो हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। तू सही कह रहा है विजय, पर मन को चैन नहीं आ रहा। हवेली के किस्से और अचानक आया फोन मुझे डराते हैं। राजन, मुझे अचानक याद आया, मुझे कल सुबह शहर जाना है। एक जरूरी काम है जिसकी तैयारी करनी पड़ेगी। माफ करना यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। तुम दोनों निकलो, मैं सुबह जल्दी आऊंगा। ठीक है विजय, अगर जरूरी है तो। करण, तू ऑटो निकाल कर तैयार रख, मैं घर से पानी की बोतल उठा लाता हूँ। हाँ, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। भगवान करे तुम लोग सही सलामत पहुंचो। राजन और करण झटके से उठ खड़े होते हैं। हवेली का रहस्य अब सीमाओं को पार कर चुका है, जैसे कोई अंधा साया उनके साथ चल पड़ा हो। कुछ देर बाद राजन और करण ऑटो में बैठ गए। करण ऑटो धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चला रहा था। ऑटो की हेडलाइट बस थोड़ी दूरी तक ही रोशनी फैला रही थी। करण, सच कहूं तो डर अंदर तक उतर गई है। ये हवा कैसी अजीब आवाज कर रही है, सुन तो। बाबूजी, सच कहूं तो इस अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मेरा भी दिल तेज धड़क रहा है। ऑटो की लाइट में जो साई से हिलते नजर आते हैं, उनसे मन और घबरा जाता है। ऑटो मोड़ के पास धीरे धीरे बढ़ा, तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। एक आदमी खाकी वर्दी में, टोपी आंखों तक झुकी हुई और चेहरा जैसे धुएं की परतों में लिपटा हुआ। करण ने झटके से ब्रेक दबा दिए। अरे, इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त कोई इंसान कैसे हो सकता है? उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही हैं जैसे अंगार जल रहे हो। इतनी रात को जंगल के इस रास्ते पर हिम्मत है तुम लोगों में? पता है, इस जगह पर अजीब चीजें अक्सर होती हैं। हाँ, सुना तो है, पर अब क्या किया जाता, मजबूरी है। बुजुर्ग आदमी है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। माफ कीजिएगा, पर आप यहाँ अकेले खड़े हो? आपकी टीम कहाँ है? जहां मैं खड़ा होता हूँ वहां किसी और के आने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं अकेला ही काफी हूँ। ऑटो के अंदर अचानक एक तेज और कड़वी बदबू फैल गई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज या खून लगे पुराने कपड़ों से। बाबूजी, ये बदबू अचानक कहाँ से आ रही है? मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, तो तुम करण हो? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सच सच बताइए, आप हैं कौन? चलो देर मत करो, कोई तुम्हारी राह देख रहा है। पर याद रखना, इस रास्ते की हर चीज दिखती जैसी है वैसी कभी होती नहीं। फिर बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे वो खुद भी अंधेरे में घुल सा गया। वो चला गया बाबूजी, लेकिन अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं। हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। ऑटो कुछ दूरी तय कर चुका था, तभी अचानक सामने वही साया फिर दिखाई देता है। वही कपड़े, वही रहस्यमय रूप। अरे बाबूजी देखिए, ये वही है। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे अंधेरे में चला गया था, फिर यहाँ कैसे? नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं। मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, इसी मोड़ पर। तुम ही लोग हो ना, करण और राजन? करण, ये आदमी इंसान नहीं लग रहा। इसमें कुछ तो अलग है। मुझे यकीन है ये हमें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। ऑटो का इंजन अपने आप रुक जाता है और आसपास के पेड़ों से अजीब खड़खड़ाहट जैसी आवाजें गूंजने लगती है। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है। हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। करण कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अचानक इंजन अपने आप चल पड़ता है। करण बिना पीछे देखे ऑटो चला रहा है। वो इंसान नहीं था करण। उसका चेहरा तो ठीक से दिख ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने परछाई में छुपा दिया हो। हेडलाइट की रोशनी में अचानक
सड़क के बीचों बीच एक भयानक आकृति दिखी। करण तुरंत ब्रेक दबा देता है। सड़क के बीच एक सफेद साड़ी पहने, बालों से चेहरा ढकी हुई एक चुड़ैल खड़ी थी। बाबूजी, देखिए ये क्या है सड़क के बीच में? ये अजीब सी सफेद चीज क्या है? करण, ये तो वही चुड़ैल है जिसके किस्से लोग सुनाते हैं। इसकी चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। इस रात के मुसाफिरों, अगर इस राह से गुजरना चाहते हो तो मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। करण, ये तो हमारी परीक्षा ले रही है। नहीं बाबूजी, अब और पीछे नहीं हट सकते। हमें नानाजी के पास पहुंचना ही होगा। ऐसी कौन सी चीज है जो बीते हुए कल की तरह बीत जाती है पर उसे कोई पकड़ नहीं सकता? समय, टाइम। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। मैं रात को तुम्हारे साथ चलता हूँ पर दिन की रोशनी में भाग जाता हूँ। अंधेरा, डार्कनेस। क्या है जो आता तो है पर पहुँचता कभी नहीं, और जब आता है तो हर कोई उससे डरता है? मौत, डेथ। कुछ क्षणों के लिए भयानक खामोशी छा जाती है। फिर चुड़ैल एक जोरदार चीख निकालती है और गायब हो जाती है। रात के करीब 2 बजे दोनों धर्मपुर के पुराने घर के सामने पहुंचते हैं। करण जल्दी जल्दी अंदर भागता है। कैसे हो? तुम सब ठीक तो है ना? अरे, तुम सब यहाँ इस वक्त इतनी रात को? क्या बात है बेटा? नाना जी, मुझे रात के 10 बजे यहाँ से किसी मामा का फोन आया था और बताया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप ठीक तो है ना? कौन मामा बेटा? आज तो किसी ने भी फोन नहीं किया। मैं तो यहीं था, अपने कमरे में आराम से सोया हुआ। मुझे क्या होना था? बिल्कुल ठीक हूं मैं। दोनों आपस में आंखें मिलाते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि जो कुछ भी हुआ वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। फिर भी ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और असामान्य रात बन गया। एक ऐसी रात जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। रात के 10:30 बज चुके थे। गांव के ज्यादातर घरों में दिए बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं किसी खिड़की से लालटेन की पीली कमजोर रोशनी झिलमिला रही थी। ठंडी हवा खेतों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। ये वो सन्नाटा नहीं था जो सुकून देता है। ये वो सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने का संकेत देता है। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। रामकिशोर अपने पुराने मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। घर में उसकी पत्नी शांति और 10 साल का बेटा पप्पू सो चुके थे। रामकिशोर बेचैन था। वो बीड़ी फूंकते हुए आसमान की ओर देख रहा था। काले बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमक उठती और कुछ पल के लिए सब कुछ रोशन हो जाता, फिर वही गहरा अंधेरा। उसी वक्त रामकिशोर की नजर गली के मोड़ पर गई। धुंध और कोहरे के बीच से एक आदमी उसकी तरफ आता दिखा। लंबा, दुबला पतला, सिर पर एक अजीब सी पुरानी टोपी और हाथ में एक मैला सा थैला लटकाए हुए। उसके चलने का ढंग बड़ा अजीब था। उसके कदम धीमे थे मगर भारी थे, जैसे हर कदम के साथ जमीन हिल रही हो। रामकिशोर ने अपनी आंखें मिचकाई। इतनी रात गए कौन आ रहा है इस तरफ? गांव के लोग तो कब के सो गए। जब वो आदमी करीब पहुंचा तो रामकिशोर ने महसूस किया कि हवा अचानक और भी ज्यादा ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि बीड़ी की गर्माहट भी खत्म हो गई। कौन है भाई? रास्ता भटक गए हो क्या? भाई साहब, रात बहुत हो गई है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? अरे भाई, ये कोई वक्त है आने का? यहाँ तो सब सो चुके हैं। तुम कौन हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें इस गांव में। मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ और बहुत दूर जाना है। देखो, सराय इन यहाँ से 2 कोस दूर है हाईवे पर। वहाँ चले जाओ, मेरे घर में जगह नहीं है।
सराय बहुत दूर है भाई साहब, और मेरे पास वक्त कम है। बस एक रात की बात है, सुबह होते ही मैं धुआं हो जाऊंगा। पर मैं तुम्हें जानता नहीं, आजकल जमाना खराब है। जमाना तो जिंदा लोगों का खराब होता है भाई साहब। हम जैसे मुसाफिर तो बस शरण ढूंढते हैं। थोड़ी सी जगह दे दो, तुम्हारा भला होगा। राम किशोर की नजर उस अजनबी की आंखों पर गई। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी, काली और बिल्कुल रूखी। उनमें कोई चमक नहीं थी, पर ना जाने क्यों राम किशोर को लगा कि अगर उसने मना किया तो कुछ बुरा होगा। एक अजानी सी डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ठीक है, ठीक है, इतनी ठंड है, किसी को वापस भेजना पाप होगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। धन्यवाद। बस एक रात की बात है, सिर्फ एक रात। रामकिशोर ने उसे भीतर बुला लिया। मिट्टी के आंगन में लालटेन टिमटिमा रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर शांति जाग गई। कौन है जी? इतनी रात को किससे बातें कर रहे हैं आप? कोई मुसाफिर है क्या? हाँ, शांति। बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था, कह रहा था बस रात काटनी है। मैंने सोचा वेरांडा में सो जाएगा। अजी, पर ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी शक्ल देखिए, बिल्कुल खून नहीं है चेहरे पर, जैसे बरसों से बीमार हो। और इसके कपड़े, इनसे कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे क्या? जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की बदबू हो। अरे वहम है तुम्हारा, लंबे सफर से आया है, मैला होगा इसलिए बदबू आ रही है। तुम जाओ, 2 रोटी और थोड़ी दाल दे दो इसे। शांति ने ना चाहते हुए भी खाना परोसा। वो अजनबी चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसने खाने की थाली की तरफ देखा, पर हाथ नहीं बढ़ाया। वो बस एकटक कोने में सो रहे 10 साल के पप्पू को देख रहा था। खाओ भाई, रोटी गरम है। भूख नहीं है, बस थकान है। तो फिर कहाँ जा रहे हो? मंजिल क्या है तुम्हारी? कहीं दूर रास्ते चलते जा रहा हूँ। कोई मंजिल नहीं है। जहाँ अंधेरा रोक ले, वहीं रुक जाता हूँ। अरे वाह, बिना मंजिल के मुसाफिर, फिर तो भगवान ही साथी है तुम्हारा। वही तो है हर जगह, और वही तो नहीं है हर जगह। रात गहरी होती चली गई। अजनबी ने खाना नहीं खाया, बस 2 निवाले तोड़े और छोड़ दिया। फिर बोला, अगर बुरा न मानो तो मैं बाहर वरांडा में ही सो जाऊं? मुझे खुले आसमान की आदत है। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, चारपाई वहां है। सब लोग सोने चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन रात के तीसरे पहर करीब 3 बजे पप्पू की आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है, बहुत ठंडा हाथ, बर्फ जैसा। माँ, माँ, मुझे ठंड लग रही है। पप्पू ने करवट बदली और आंखें खोली। कमरे में मंद रोशनी थी। उसने देखा कि दरवाजे के पर्दे के पीछे से कोई उसे झांक रहा है। कोई खड़ा था वहां। कौन है वहां? वो साया धीरे से हट गया। पप्पू डर के मारे उठ बैठा। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर वरांडा में देखा। वहां वो अजनबी चारपाई पर लेटा था, पर वो सो नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं। वो सीधा छत की ओर घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, एक पुतली की तरह। सुबह जब सब उठे तो वो अजनबी गायब था। न कोई आवाज हुई, न दरवाजा खुला। वो बस हवा हो गया था। लगता है सुबह सुबह निकल गया होगा। भला आदमी था, बिना जगाए चला गया। भला आदमी? जी, जरा यहाँ देखिए, ये क्या है? रामकिशोर ने पास जाकर देखा
जिस चारपाई पर वो आदमी लेटा था, वहां बिस्तर पर ढेर सारी गीली मिट्टी पड़ी थी। ऐसी मिट्टी जो तालाब के किनारे होती है। ये मिट्टी कहाँ से आई? और देखिए, इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। राम किशोर ने मिट्टी झाड़ दी, पर वो अजीब सी बेचैनी उसके मन से नहीं गई। उसी शाम जब राम किशोर खेत से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि गांव के तालाब के पास भीड़ लगी है। राम किशोर, जल्दी आओ, देखो क्या निकला है तालाब से। साहब, पुलिस को एक लाश मिली है। कह रहे हैं कई दिन पुरानी है। हटो, हटो सब लोग पीछे। कांस्टेबल, इस भीड़ को हटाओ। रामकिशोर भीड़ को चीरते हुए आगे गया। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। चेहरा सड़ चुका था, लेकिन कपड़े वही थे। फटा हुआ कुर्ता, वही पुरानी टोपी और हाथ में वही मैला थैला। रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नामुमकिन है। क्या हुआ? तुम जानते हो इसे? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी, ये कपड़े, ये तो कल रात मेरे घर आया था। मैंने इसे खाना दिया, ये मेरे वरांडा में सोया था। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर कह रहा है ये बॉडी कम से कम 15 दिन पुरानी है। ये पूरी तरह सड़ चुकी है। ये आदमी 15 दिन पहले मर चुका था। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। मेरी बीवी से पूछ लीजिए। मेरे बच्चे ने देखा है उसे। ये कल रात जिंदा था, मुझसे बातें कर रहा था। राम किशोर पागल हो गया है साहब, भूत प्रेत की बातें कर रहा है। चौकीदार भैरव का चेहरा पसीने से लथपथ था। वो बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। राम किशोर के दिमाग में वो ठंडा हाथ, वो गीली मिट्टी, वो बदबू, सब घूमने लगा। राम किशोर डरता हुआ घर लौटा। उसने शांति को सारी बात बताई। शांति रोने लगी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वो इंसान नहीं है, उसकी परछाई नहीं थी। हाय राम, अब क्या होगा? हमने एक मुर्दे को अपने घर में पनाह दी। चुप हो जाओ, डरो मत, दरवाजे बंद कर लो। मैं गंगा जल छिड़क देता हूँ। रात हो गई, अंधेरा गहरा हो गया। 10:30 बजे ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? भाई साहब, मैं फिर आ गया हूँ। एक रात और ठहर जाओ। नहीं, तू चला जा यहाँ से। मैंने तेरी लाश देखी है तालाब में। तू मर चुका है। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी चीज तुम्हारे पास रह गई है। कौन सी चीज? हमारे पास तेरा कुछ नहीं है। मेरा सिक्का, मेरा निशान। ढूंढो राम किशोर, ढूंढो। पापा देखो। रामकिशोर ने दौड़कर चारपाई के नीचे देखा। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का सिक्का पड़ा था। रामकिशोर ने उसे उठाया। वो सिक्का इतना ठंडा था कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मेरा सिक्का वापस कर दो या फिर मुझे जगा दे दो। इसे फेंक दीजिए, जल्दी फेंकिए। मैं इसे कुएं में फेंक देता हूँ। रामकिशोर ने सिक्का बाहर फेंक दिया, पर अगले ही पल उसकी जेब भारी हो गई। सिक्का वापस आ चुका था। अगली सुबह पंडित हरप्रसाद ने बताया कि इस आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी लाश का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। राम किशोर, तुमने इसे खाना खिलाया था, इसलिए तुम्हें ही मुखअग्नि देनी होगी। पर याद रखना, आग लगाते ही पीछे हट जाना। शाम को शमशान घाट पर चिता सजाई गई। चौकीदार भैरव भी साथ था। रामकिशोर ने लकड़ियों में आग लगाई। आग जलते ही उसका रंग हरा और नीला हो गया। कितनी ठंडक है इस आग में। चिता के धुएं में से अजनबी का चेहरा बना। उसने चौकीदार भैरव को घूरा। भैरव, मेरे दोस्त,
क्यों छुप रहा है? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। झूठ। तूने मेरे सिक्के के लिए मुझे मारा था। तुझे लगा वो सोने का है। तूने मुझे तालाब में धक्का दिया जब मैं सो रहा था। माफ कर दे, मुझे लगा तू कोई अमीर मुसाफिर है। सिक्का तो लोहे का निकला, पर तेरी किस्मत फूट गई। अब हिसाब बराबर होगा। एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा चौकीदार पर गिरा और वो वहीं जलकर राख हो गया। पाप का अंत हुआ। आग शांत हो गई। चलो शांति, बला टल गई। आज चैन की नींद सोएंगे। रामकिशोर वहां से जाने के लिए मुड़ा। उसने आदतन अपना हाथ अपनी जेब में डाला और वहीं रुक गया। उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो फेंक दिया था। रामकिशोर ने जेब से हाथ निकाला। उसके हाथ में वही ठंडा, जंग लगा हुआ लोहे का सिक्का था। शुक्रिया दोस्त, मेरी चिता जलाने के लिए। तुम्हें लगा किस्सा खत्म हो गया? नहीं, किस्सा तो अब शुरू हुआ है। यह सिक्का मुसाफिर का बोझ है। जो मेरी चिता जलाता है वो नया मुसाफिर बन जाता है। अजी, क्या हुआ? रुके क्यों हैं? चलिए घर। घर? मुसाफिर का कोई घर नहीं होता शांति। ये कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए, पप्पू इंतजार कर रहा है। पप्पू? हाँ, बच्चा बहुत मासूम है। उसकी उम्र लंबी होनी चाहिए। पर वक्त किसके पास है? रामकिशोर ने शांति की तरफ देखा भी नहीं। वो मुड़ गया और उसी घने अंधेरे खेत की तरफ चलने लगा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? वापस आ जाइए। नया ठिकाना ढूंढने। अब मुझे हर रात नए दरवाजे पे दस्तक देनी है। भाई साहब, रात बहुत हो गई है। क्या रुकने की थोड़ी जगह मिलेगी? वही ठंड भरी रात है, लेकिन आज कोहरा और भी गहरा है। आग की चिंगारियां हवा में उड़ रही हैं। दादाजी अपनी पुरानी शाल ओढ़े बैठे हैं। बच्चे आज पहले से ही वहां मौजूद हैं। उनकी आंखों में डर और एक्साइटमेंट दोनों है। दादाजी, कल जो आपने कहानी सुनाई थी ना, वो इतनी डरावनी थी कि राहुल तो रात भर सो ही नहीं पाया। हमें वो कहानी बहुत पसंद आई। हाँ दादाजी, मुझे तो हर आहट में वही छलावा दिख रहा था, पर सच में बड़ा मजा आया। आज फिर से कुछ वैसा ही सुनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों का डर अब उनका शौक बनता जा रहा है। देखो, डर एक ऐसी दहलीज है जिसे एक बार पार कर लो तो वापस आना मुश्किल होता है। हम नहीं डरेंगे दादाजी, बस आज कोई नई और पहले से भी खतरनाक कहानी सुनाइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये कहानियां किस बारे में हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हारा डर खुद ब खुद तुम्हें बताने लगेगा कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। इतना कहकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उस पुराने वक्त को याद कर रहे हों। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल चिपक कर बैठ गए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर दादाजी ने पहली कहानी बताना शुरू किया। भानगढ़, ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भानगढ़ के किले की नहीं है। ये कहानी है उस कोहरे की जो सर्दियों की अमावस को इस गांव को अपने कफन में लपेट लेता है। कहते हैं जब कोहरा जमीन को छूता है तो वो चीजें जाग जाती हैं जिन्हें हमेशा के लिए सो जाना चाहिए था। आज की रात वही रात है। अरे भाई हल्दर, ओ हल्दर भाई, आज की रात तो कयामत की रात लग रही है। मेरे हाथ देख, बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं, जैसे लकड़ी के हों।
लकड़ियां और डालो चूल्हे में, वरना कसम से सुबह तक हम दोनों यहीं अकड़ जाएंगे। अरे दारा भाई, तुम डरते बहुत हो। मर्द होके इतना कांप रहे हो। ये बस ठंड है, दिसंबर का महीना है, कोहरा तो होगा ही। इसमें कयामत कहां से आ गई? नहीं भोंजू, बात को समझ। ये वो वाली ठंड नहीं है जो हर साल आती है। तो ध्यान से देख बाहर और हवा की आवाज सुन। सन्नाटे में सुन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर जंगलों में बैठकर रो रहा है। मेरे अब्बा कहते थे, जब हवा ऐसी आवाज करे तो समझो शैतान का पहरा है। दारा की बात सुनकर हवा का रुख और तेज हो गया। चाय की केतली से निकलता धुआं अलाव की लपटों के साथ मिलकर अजीब आकृतियां बनाने लगा। हल्दर काका की बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे वो किसी पुरानी याद को टटोल रहे हों। तेरे अब्बा बिल्कुल सही कहते थे दारा, कुछ रातें इंसानों के लिए नहीं होती। कुदरत इशारा करती है पर हम समझते नहीं। आज की रात वही है जब बेहदपुर का रास्ता जागता है। फिर वही बेहदपुर? काका, आप हमेशा उस वीरान गांव की बात छेड़ देते हो। वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, सब खंडर है। आप हमें डराना चाहते हो क्या, ताकि हम जल्दी घर भाग जाएं? डरा नहीं रहा पगले, आगाह कर रहा हूं। तुम दोनों नौजवान हो, खून गर्म है। तुम्हें लगता है दुनिया मुट्ठी में है, तुम्हें लगता है जो दिखता है वही सच है। लेकिन मैंने वो देखा है जो नजरों को धोखा दे जाता है, वो जो साए में छिप कर चलता है। क्या देखा है काका, आज बता ही दो। रात वैसे भी कट नहीं रही और ये हवा भी जान ले रही है। बताओ क्या राज है? हल्दर काका ने चाय छानी और एक लंबी सांस ली। उनकी सांसें कोहरे में मिल गईं। वक्त का पहिया पीछे घूमने लगा। हम पहुंच गए 1985 की उस मनहूस रात में, जब हल्दर के बाल काले थे और उसे मौत से डर नहीं लगता था। ठीक है, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनो। बात आज की नहीं, 40 साल पुरानी है। तब मेरी पीठ सीधी थी, मैं फेरी लगाता था। मनीहारी का भारी टोकरी लेकर मीलों पैदल चलता था। उस रात मैं देर से लौटा था, थकान से पैर जवाब दे रहे थे, ठीक काली घाटी के पास जहां से बेहदपुर का रास्ता कटता है। हे भगवान, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? चंद रुपयों के लालच में बहुत देर कर दी आज। कंधे की तो हड्डी टूट जाएगी इस बोझ से। ओ भाई, कोई है क्या? कोई बैलगाड़ी वाला है? मुझे शहर तक छोड़ दो। चारों तरफ घना जंगल था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हल्दर को अपने जूतों के नीचे चरमराते सूखे पत्तों की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। कोहरा किसी जीवित प्राणी की तरह उसे घेर रहा था। तभी उस सफेदी के बीच से एक लालटेन की मध्यम रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। हल्दर बेटा, आज तो तू गया। पैर अब और नहीं उठ रहे। अगर जंगल का भेड़िया नहीं खाएगा तो ये बर्फीली ठंड मार डालेगी। घर कैसे पहुंचूंगा? अभी तो 10 कोस दूर है। कौन है वहां? ए मुसाफिर, अपनी लालटेन नीचे कर, आंखों में चुभ रही है। कौन है भाई साहब? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं बस एक फेरी वाला हूँ। हल्दर नाम है मेरा। मैं पैदल चल चल कर थक गया हूँ बाबा, रास्ता भटक गया हूँ। बस मुझे शहर का रास्ता बता दो। शहर? शहर? इस कोहरे में तो यमराज भी रास्ता भूल जाए और तू शहर जाने की बात करता है। और इस वक्त वापस मुड़ जा, जिधर से आया है उधर ही भाग जा। आगे मत बढ़ना। आगे गांव नहीं, शमशान है, मुर्दों का डेरा है। आगे नफीस का खेत है और आज अमावस है। वो आज किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने कसम खाई है। जथुन काका की आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था। उन्होंने हल्दर का कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के निशान छप गए। हवा एकदम से थम गई। कौन नफीस? आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? मुझे डराइए मत बाबा, मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये टोकरी बहुत भारी है, मैं और नहीं रुक सकता। मूर्ख, मैं तुझे डरा नहीं रहा, तेरी जान बचा रहा हूँ। सुन, सन्नाटे को सुन।
ध्यान से सुन। क्या तुझे उन गन्नों के खेत के बीच से सरसराहट सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बाबा, खड़खड़ हो रही है, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। लेकिन हवा तो बंद है बाबा, पत्ता भी नहीं हिल रहा। फिर ये आवाज कैसी? ये हवा नहीं, वो चल रहा है नफीस। 3 साल पहले इसी रात जमींदार के लठैतों ने उसे इसी खेत में, इसी मिट्टी में गाड़ दिया था, जिंदा। उसकी लाश घर वालों को मिली भी नहीं। अब वो अपनी जमीन की रखवाली करता है। जो भी वहां से गुजरता है उसे लगता है वो जमींदार का आदमी है, उसकी फसल काटने आया है। और तभी उस वीरान खेत के बीचों बीच से एक ऐसी आवाज उठी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। वो आवाज जमीन के नीचे से, पाताल से आ रही थी, गूंजती हुई, नफरत से भरी हुई। जमीन के किनारे कौन है रे? कौन है वहां? मेरी फसल किसने काटी? बाबा, ये आवाज, ये तो इंसान की नहीं लगती। ये गूंज कैसी है? ये क्या भला है बाबा? मुझे बचा लो। मैंने कहा था ना, वो जाग गया है। उसे इंसानी गंध मिल गई है। अब वो खून पिए बिना शांत नहीं होगा। अपना ये टोकरी फेंक और भाग हलदर। जान प्यारी है तो भाग। वो देख, उस दूर जलती रोशनी की तरफ दौड़। रुक जा, कहाँ भागेगा? मेरा हिसाब देकर जा। मेरे बच्चों की रोटी छीन ली तुमने, मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। रुक जा। हलदर ने अपनी रोजी रोटी, अपना वो संदूक वहीं पटक दिया और भागा। उसके पैरों तले सूखी पत्तियां नहीं, बल्कि किसी की हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। वो साया उसके बिल्कुल करीब था। बचाओ, कोई बचाओ। हे भगवान, ये मेरे पीछे आ रहा है। इसकी परछाई, बाबा, इसके पैर उल्टे हैं। ये तो हवा में तैर रहा है। मुड़कर मत देखना मूर्ख। अगर उसकी आंखों में देख लिया तो पत्थर का बन जाएगा। सीधा उस पुरानी हवेली की तरफ दौड़, वहीं तुझे पनाह मिलेगी। दौड़। हलदर गिरता पड़ता एक टूटी हुई हवेली नुमा दुकान के पास पहुंचा। उसके फेफड़े फटने को थे, पैर जवाब दे चुके थे। उसने बिना सोचे समझे उस पुराने लक्कड़ के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। खोलो, भगवान के लिए खोलो। कोई है? दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेगा। वो बिल्कुल पीछे है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? घबराओ मत, यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता। सेठ जी, पानी, थोड़ा पानी। बाहर खेत में कोई शैतान है, वो मुझे खा जाएगा। दरवाजा बंद कर लो। शैतान नहीं बेटा, वो तो बस एक दुखी आत्मा है, भटक रहा है बेचारा। लो, ये पानी पियो। तुम पैदल चलकर थक गए हो, तुम्हारी सांस उखड़ रही है। बैठो, आराम करो, यहाँ तुम महफूज हो। दुकान के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां अजीब सी शांति थी और हवा में पुराने इत्र और सड़े हुए फूलों की मिली-जुली महक थी। तभी एक कोने में लगे काले पर्दे हिले। पिताजी, क्या कोई मेहमान आए हैं? इतनी रात गए? हाँ बेटी मोहिनी, एक फेरी वाला है, रास्ता भटक गया था। देखो, शायद तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हो। चूड़ियां? इतनी रात को? और आप लोग? माफ करना सेठ जी, पर इस वीराने जंगल में खंडर जैसी दुकान में आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। मेरा टोकरी तो बाहर गिर गया। तुम्हारा टोकरी दरवाजे पर ही है, हम उसे अंदर ले आए। दिखाओ मेरी बेटी को चूड़ियां। मुझे लाल चूड़ियां बहुत पसंद है फेरी वाले। मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम्हारे पास वो खनकने वाली कांच की चूड़ियां हैं जो लाल जोड़े पर जचे? जी मैम साहब, हैं तो सही, लाल हरी सब हैं। मुझे पहना दो, मेरे हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। दूल्हे राजा आएंगे तो क्या कहेंगे? पहनाओ ना। आपका हाथ, ये तो बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा है। ये क्या है? और आपकी नब्ज,
वो तो चल ही नहीं रही। आप जिंदा नहीं हैं? हल्दर का दिल डर के मारे बंद होने को था। उस लड़की की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। बिपिन का चेहरा भी बदलने लगा था। उसकी सौम्य मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। नब्ज तो 50 साल पहले ही रुक गई थी फेरी वाले। ठीक इसी तारीख को जब जमींदार के बेटे प्रताप ने मेरी फूल जैसी बेटी का गला काटा था, इसी दुकान में, इसी जगह जहां तुम बैठे हो। उसने मेरी डोली नहीं उठने दी, मेरी अर्थी उठा दी। देखो देखो फेरी वाले, मेरा जख्म आज भी ताज़ा है, इसमें से आज भी खून रिसता है। मुझे चूड़ियां पहनाओ, मुझे सुहागन बनना है। नहीं नहीं, मैं कहाँ फंस गया? एक तरफ खेत वाला भूत, यहाँ तुम लोग। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। मोहिनी, मोहिनी दरवाज़ा खोलो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जल रहा हूँ मोहिनी, ये आग मुझे जला रही है, दरवाज़ा खोलो। वो आ गया, मेरा और मेरी बेटी का कातिल आ गया। हर साल आता है माफी मांगने, आज इंसाफ होगा। ए फेरी वाले, तू कहीं नहीं जाएगा, तू गवाह बनेगा। तू देखेगा कि एक बाप कैसे अपना बदला लेता है। मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मुझे जाने दो, मैं पागल हो जाऊंगा। आ जाओ प्रताप, अंदर आ जाओ। देखो मैंने लाल चूड़ियां पहन ली है। तुम कहते थे ना मैं लाल रंग में अच्छी लगती हूँ। अब हम साथ चलेंगे नरक की आग में। नहीं, दूर रहो मुझसे मोहिनी, मुझे माफ कर दो। ये आग मुझे मत लगाओ। नहीं। हल्दर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया, मौत जैसा सन्नाटा। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं एक खंडहर में पड़ा था। वहां कोई दुकान नहीं थी, छत टूटी हुई थी, दीवारें काली थीं, सिर्फ जली हुई लकड़ी और राख थी। मेरा संदूक भी नहीं था और मेरे हाथ में ये था। ये तो वही लाल चूड़ी है काका, लेकिन ये टूटी हुई है और इस पर ये सूखा हुआ क्या लगा है? क्या ये खून है? बस बहुत हो गया काका, तुम ये चूड़ी अभी फेंको, ये मनहूस है। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। भोंजू चल घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। घर? इतनी जल्दी दारा? अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखो बाहर कोहरा कितना घना हो गया है, रास्ता दिख भी रहा है तुम्हें। और सुनो, क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? जमीन के किनारे कौन है रे? ए हल्दर, मेरी चाय तैयार है। 40 साल से इंतजार कर रहा हूँ। या खुदा, भागो, ये काका भी मिले हुए हैं, ये इंसान नहीं है। भागो दारा भाई। भागो मत बच्चों, अभी तो रात शुरू हुई है। आओ, नफीस भाई आ गए हैं, उनके साथ बैठकर चाय पियो, हम सब साथ में पिएंगे। दारा और भोंजू की चीखें भानगढ़ के कोहरे में कहीं खो गईं। पहली कहानी खत्म होते ही वहां एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बच्चे इतने डर गए कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। दादाजी ने उनके चेहरों पर छाए खौफ को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने आग को थोड़ा और तेज किया और बिना रुके दूसरी कहानी बताना शुरू किया। एक सदियों पुराना शिवा मंदिर गांव के बाहर था। लोग दिन में पूजा करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी, कोई वहां पांव रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आधी रात को वहां घंटियों की आवाज गूंजती थी और एक औरत की चीख सुनाई देती थी। डर के मारे गांव वाले मंदिर से दूर ही रहते थे। बूढ़े लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाना चाहिए। घंटियां अपने आप बजती हैं और एक औरत की चीख सुनाई देती है। जो भी सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। डर के बावजूद गांव वालों से मंदिर की निगरानी करवाने की कोशिश की जाती थी।
उसी गांव में एक बहादुर चौकीदार था, रामू नाम का, एक गरीब किसान। रामू गरीब था लेकिन दिल से बहादुर था। रामू, घर में खाने को कुछ नहीं बचा अब। सुबह से बच्चों को सिर्फ पानी पिला रही हूँ। हाँ, मुझे भी ये सोच सोच कर बहुत टेंशन हो रही है। खेत में फसल सूख गई, मजदूरी भी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? राशन में ना आटा बचा है ना दाल। टेंशन मत लो, कल सुबह गांव के मुखिया के खेत पे काम मांगने जाऊंगा। जो मजदूरी मिलेगी सबसे पहले चूल्हा जलाऊंगा। बस भगवान से दुआ है कि बच्चे भूखे ना सोएं। जब तक मैं हूं, तुम लोगों और बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। सुबह होते ही थका हुआ लेकिन हिम्मत वाला रामू मुखिया के खेत पे पहुंचता है। बोल, इतनी सुबह क्यों आया? चौधरी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर आप चाहें तो आपके खेत पे काम दे दीजिए। हाँ, काम है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक बैल की तरह खेत में। चौधरी जी, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस मजदूरी से चूल्हा जल जाए, इतना ही काफी है। पूरे दिन खेत में मेहनत करने के बाद थका हुआ रामू चौधरी के पास आता है। चौधरी जी, आज का काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे रामू, अभी पैसे नहीं है मेरे पास, कल आना। सरकार, कल तो बच्चे भूख से रोएंगे। पूरा दिन मेहनत की है, आज ही मजदूरी चाहिए। ज्यादा बकबक मत कर, काम चाहिए था तो किया, पैसे जब होंगे तब दूंगा। हाँ, यही है इस देश में गरीब की मेहनत की कीमत। हम पेट खाली रख कर जीते हैं और आप हमें नजरअंदाज करते हैं। ये मेरी जमीन है, मेरे नियम हैं। जो भी हो, ऊपर वाला सब देख रहा है चौधरी जी। गरीब की आंखों का पानी कभी खाली नहीं जाता। रात का अंधेरा, घर में दीवार से चूल्हा जल रहा है। पत्नी दरवाजे पे रामू का इंतजार कर रही है। थका और निराश रामू घर में दाखिल होता है। रामू, इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे भूख से रो रो कर सो गए। चौधरी ने मजदूरी दी? नहीं, चौधरी जी ने कहा कल पैसे मिलेगा। आज खाली हाथ लौट आया। पूरा दिन मेहनत की और पैसे भी नहीं मिले। अब हमारे बच्चों का क्या होगा रामू? हाँ, पसीना बहाया, लेकिन गरीब की मेहनत की कोई कीमत नहीं। चौधरी जैसे लोग बस हमें दबाते हैं। हम गरीब लोग इसी दर्द और तकलीफ में जिंदगी गुजार देते हैं। कभी काम नहीं मिलता, जब मिलता है तो मजदूरी भी नहीं मिलती। हिम्मत रख, जो भी हो कल फिर कोशिश करना। एक दिन ये जुल्म जरूर खत्म होगा। बस दुआ है कि बच्चे भूखे ना रहें। रामू को पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार यही सोचता रहा, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? क्या गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है? पत्नी भी करवटें बदलती रहीं और बच्चे भूख से तड़पते रहे। आज पंचायत में जाऊंगा। अगर चौधरी मजदूरी नहीं देगा तो सबके सामने अपना दुख बताऊंगा। चौधरी गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। पंचायत में कौन तेरे साथ खड़ा होगा? सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर मैं चुप रहा तो चौधरी और गरीबों के हक मार लेगा। दोपहर में रामू पंचायत चौपाल पे पहुंचता है। गांव वाले जमा थे। सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मैंने चौधरी के खेत में पूरा दिन मेहनत की, लेकिन उन्होंने मजदूरी नहीं दी। क्या गरीब की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? पंचों ने चौधरी से पूछा। चौधरी, अगर ये सच है तो गरीब का हक छीनना गलत है। मजदूरी देना तेरा फर्ज है। ये सब झूठ है। तब खेत में काम करने वाले दूसरे मजदूर भी खड़े हो गए। हाँ, चौधरी ने हम सबकी मजदूरी कई बार रोकी है। आज रामू सच बोल रहा है। पंचायत ने सख्त फैसला दिया। चौधरी, आज ही रामू को उसकी मजदूरी दे दो और आगे से किसी गरीब का हक मत मारना, वरना पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी। चौधरी को मजदूरी देनी पड़ी। रामू की आंखों में चमक आ गई। देखो, आज गरीब की आवाज दब नहीं सकी, इंसाफ हो गया।
हाँ रामू, जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो भगवान भी उसकी ताकत देता है। सुबह का वक्त है, सूरज अभी अभी उगा है। भूख और परेशानियों से लड़ता हुआ रामू गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है। चौपाल पे कुछ गांव वाले बैठे हैं। भाइयों, गांव में कोई काम मिलेगा? घर में खाने का कोई जरिया नहीं बचा। गांव के बाहर पुराने मंदिर की निगरानी करनी है। रात में वहां कोई नहीं रुकता। मंदिर की निगरानी में क्या प्रॉब्लम है? गांव की प्रॉब्लम है भाई। कहते हैं उस मंदिर में भूत है। रात होते ही घंटियां बजती हैं और एक औरत की चीख सुनाई देती है। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाए। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने की बातें हैं। अगर मंदिर की निगरानी से काम मिल जाए और बच्चों का पेट भर सके तो मैं चौकीदारी कर लूंगा। सच में रामू वहां टिक पाएगा? हाँ, ना मेहनत से डरता हूं ना इन भूत की कहानियों से। सच बोलूं तो मुझे भूख का डर है, भूत का नहीं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिस फिस करते हैं। रामू, अगर हिम्मत है तो आज रात से ही मंदिर की निगरानी शुरू कर दे। ठीक है, आज से मैं उस मंदिर का चौकीदार हूं। घर की तरफ चलता हुआ रामू खुश होता है। आज कोई काम मिला? हाँ, मिला। गांव वालों ने कहा पुराने मंदिर की निगरानी करनी है। वही मंदिर जहाँ रात को भूत होने की बात कहते हैं। लोग कहते हैं रात को वहां घंटियां बजती हैं और औरत की चीख सुनाई देती है। अगर ये सच भी है तो सच ये भी है कि हम भूखे हैं। निगरानी की मजदूरी मिलेगी तो डर से पीछे नहीं हटूंगा। भूत का डर पेट की भूख से छोटा है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें कुछ बुरा ना हो। टेंशन मत लो, मैं ठीक रहूंगा। देखना, कल सुबह इस काम की मजदूरी से बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। रात देरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और झिंगुर बोल रहे थे। रामू हाथ में पुरानी लालटेन लेकर मंदिर की तरफ चलता है। गांव से बाहर निकलते ही अंधेरा और गहरा होता गया। चारों तरफ पुराने पेड़ थे जिनकी डालियां हवा में हिलकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। रामू ने खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं होता। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने टूटी हुई दीवारें, टूटे विग्रह और हवा में हिलते घंटे देखे। चारों तरफ घना अंधेरा था। रामू ने लालटेन रख दी और मंदिर के बैरांडे में बैठ गया। यहां निगरानी करनी है, बस रात गुजर जानी है, उसने खुद से कहा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक धम की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रामू ने लालटेन उठाकर आवाज की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगीं, टों टों दन। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत बांधी और जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आ। जवाब में मंदिर के अंदर से एक औरत की धीमी चीख आई। रामू की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने लालटेन उठाकर मंदिर के अंदर चला गया। कभी अंधेरा बढ़ता, कभी पेड़ की डाली टूटने की आवाज, कभी दीवार पे अजीब साया हिलता। साया दीवार पे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रामू ने फिर बोला, कौन है वहां? सामने आ। रामू को यकीन हो गया, इस मंदिर में कुछ रहस्य है। उसने मंदिर की तलाशी शुरू की। एक पुराने कमरे में उसे राख, टूटे पत्रे और एक पत्थर पर लिखा मिला, यहां पुजारन को धोखे से जिंदा जला दिया गया था। रामू कांपते हुए बोला, ये सच है। अचानक ठंडी हवा चली और एक साड़ी वाली औरत हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं, पांव जमीन से ऊपर। औरत ने गूंजती आवाज में कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए, ये मेरी जगह है। तुम कौन हो? मैं इस मंदिर की पुजारन थी। मुझे यहाँ धोखे से जिंदा जला दिया गया और अब मेरी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी। औरत ने जोर से पूरा मंदिर हिलने लगा। दीपक अपने आप बुझ गए और घना अंधेरा छा गया।
रामू जोर से चिल्लाया और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। जब लोग मंदिर पहुंचे तो चौकीदार रामू कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसकी चप्पल और चादर पड़ी थी। कहते हैं आज भी जो उस मंदिर में रात को जाता है वापस नहीं आता।